मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाइट बोर्ड पर खड़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि बैठ के आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तात्विक विमर्श, एक पक्षी विमर्श है, तात्विक है। केपी ज्योतिष के आलोक में, केपी ज्योतिष के आलोक में तात्विक विमर्श, मेटाफिजिकल डिस्कशन इन द लाइट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, मैं चूँकि केपी सिस्टम से वीडियो देता हूँ, इस नाते इसी के लॉजिक पर डिटेल बात करना उचित समझता था, ताकि आपके भी समझ में आ जाए, दर्शक मित्रों के समझ में आ जाए कि इसका रहस्य क्या है। देखिए मित्रों, ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को अधिकतम शेयर करिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सकें। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिए। आते हैं मूल टॉपिक। मूल टॉपिक है मित्रों कि आखिर केपी एस्ट्रोलॉजी पर ही वीडियो क्यों देता हूँ, क्यों ही उसी की बात करता हूँ। केपी ज्योतिष, केपी ज्योतिष मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति, एस्ट्रोलॉजी माने ज्योतिष। आप अवगत हैं या नहीं भी अवगत हैं तो 1984-85 से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ। ज्योतिष का अध्ययन करना, अभ्यास करना, अनुभव करना, लगभग 85 से लेकर 2011-12 तक मैं वैदिक और पारसिक ज्योतिष का ही विद्यार्थी रहा हूँ। और एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों कुंडलियों को मैन्युअली हाथ से लिख बना करके लोगों को समझाया हूँ, बताया हूँ। 11-12 में मेरी जिज्ञासा जगी कृष्णमूर्ति पद्धति की तरफ, और मैंने उसका काफ़ी अध्ययन किया, 2-3 साल 4 साल, और उसके रहस्य में गया, उसके गंभीरता में गया, उसके वैज्ञानिक चिंतन पर गया, उसके तात्विक डिस्कशन पर गया। तो मुझे लगा कि ये ज्योतिष वर्तमान समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है और साइंटिफिक है। इसमें ज़्यादा शोध किया है गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी। मैं उनको गुरु मानता हूँ इसलिए कि वहीं से मेरी जीवन की धारा ही बदल गई, और ज्योतिष के प्रति जो अनिच्छा हो रही थी 28 वर्षों में, वो फिर से जागृत हो गई इच्छा के रूप में। मित्रों, वैदिक पराशरी के जानने वाले ज़्यादा लोग इसको देख रहे हो, समझ रहे हैं, और जो 40 वर्ष का मेरा अध्ययन अनुभव है तो सभी ज्योतिष को मैं जानता हूँ। वैदिक पराशरी जो प्रचलित ज्योतिष है उसके थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि पहले इस ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष जिसको आप कहते हैं, ऋषि पराशर जी द्वारा निर्मित बृहद पराशर होरा शास्त्रम से इसकी शुरुआत होती है। उस समय गोचर से देखने के लिए, गोचर पद्धति थी ही, रेखाष्टक वर्ग उनमें बनाया गया था। सर्वाष्टक वर्ग, रेखाष्टक वर्ग, हर ग्रहों का अष्टक वर्ग बनाया जाता था और उससे उनका बल देख करके भविष्य कथन किया जाता था। उसके साथ ही भाव कुंडली भी बनती थी, भावचलित कुंडली बनती थी, लेकिन वो 10म लग्न से साधित होती थी, लेकिन 12 भाव की कुंडली अलग बनती थी। साथ ही षोडश वर्गीय कुंडली भी बनती थी। नवांश कुंडली का नाम सुने होंगे, सप्तमांश कुंडली का नाम सुने होंगे। इस तरह से 16 प्रकार की कुंडलियाँ, सप्तमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, दशमांश, इस तरह से 16 प्रकार की कुंडलियाँ बना करके फल कहने का नियम था। इस तरह से काफ़ी लंबा नियम था। और आज जो प्रचलन में है, जिसका नाम आप कहते हो कि वैदिक पराशरी ज्योतिष है, लेकिन वह केवल लग्न कुंडली से देख करके ही लोग
ग्रह इस राशि में बैठा है, ग्रह इस भाव में बैठा है, ग्रह उच्च का है, ग्रह नीच का है, ग्रह केंद्र में है, ग्रह त्रिकोण में है, फला ग्रह से फला ग्रह इस भाव में है, 9वें भाव में है, 8वें भाव। मैं आलोचनात्मक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन हवाला ये विचार करना चाहता हूँ कि आप लग्न कुंडली और भाव कुंडली को पूरा छोड़ दिए। प्रचलित परंपरा है, आप यूट्यूब पर भी वीडियो देखते हैं, लाखों की संख्या में व्यूवर आते हैं, क्योंकि आज के समय में युग ही ऐसा है, हमेशा युग में जो नमक मिर्च लगा करके और केवल भौकाली बात करते हैं, उनको ज़्यादा लोग सुनते हैं। और तथ्यात्मक नियम संगत बात जो अनुभव सिद्ध हो, अभ्यास सिद्ध हो, थोड़ा समझने में और सुनने में कठिन होता है, समय साध्य होता है, श्रम साध्य होता है। तो जो कालांतर में उसको संक्षिप्त करके स्थूल करके देखने लगे, उसमें फॉल्ट हो गया। आपको मोटी चीज़ें समझा दूँ, मोटी बात कि ग्रह 30 अंश के होते हैं, एक राशि 30 अंश की होती है, और ग्रह जहाँ जिस भी राशि में बैठते हैं 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक बैठते हैं। आपके लग्न कुंडली जो है उसका भी महत्व है। हम केपी सिस्टम में भी लग्न कुंडली का और उसको भाव कुंडली की जगह पर कस्प कुंडली का, इस पर अभी आ रहे हैं। तो ग्रह 0 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर बैठा है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला और 3 अंश 20 कला, 30 अंश में। तो ग्रह अगर किसी राशि में 5 अंश पर बैठा है, 2 अंश पर बैठा है, 1 अंश पर बैठा है, 28 अंश, क्या सबका फल एक ही होगा? और अगर एक ही फल होता तो फिर डिग्री क्यों बनाई जाती? निश्चित ही डिग्री का भेद है, अंश कला विकला तक उसमें भी भेद है, और एक कला एक विकला में भी फल बदल सकता है, एक क्षण में भी समय बदल सकता है। इस नाते अगर ये कहना कि ग्रह फला में है, फला जगह है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये ऊंच है, ये नीच है, अरे ऊंच का भी भाव डिग्री होती है। सूर्य मेष राशि में उच्च होता है तो 10 डिग्री पर होता है। इस तरह से अन्य ग्रहों का उच्चांश नीचांश है। तो ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में है, चीज़ें महत्व की नहीं है, ग्रह किस डिग्री पर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म उसकी गति को नाप करके, उसकी डिग्री को नाप करके उस पर जो फलादेश किया जाए वही सटीक सिद्ध होगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं केपी ज्योतिष के आलोक में ही तथ्यात्मक विवेचन करना चाहता हूँ, तात्विक विमर्श। केपी सिस्टम हमें क्यों पसंद आई? जब 28 वर्ष तक उसी ज्योतिष का अध्ययन किया तो पसंद क्यों केपी ज्योतिष? देखिए, इसका जब गहन अध्ययन हमने किया तो इसमें ग्रह किस राशि में है इससे ज़्यादा महत्व है ग्रह किस नक्षत्र में, और ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है, ये सब महत्व रखते हैं। दूसरा विषय आप सुने होंगे कि केपी ज्योतिष में 1 से 249 संख्याओं की होरारी संख्याएं हैं, जिसमें कोई एक संख्या बोल दे सामने का परीक्षक या जातक, उस पर भी प्रश्न कुंडली तैयार होकर सही फलादेश होता है। अब आते हैं हम 249 संख्याओं के रहस्यात्मक तात्विक विमर्श पर। देखिए, ये संख्याएं वही नहीं बनी। एक नक्षत्र को आप सभी जानते हैं 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्रों के बाद ही राशियों का निर्माण हुआ, क्योंकि पहले नक्षत्रों का खूंटा गड़ा और उसके बाद 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनी। उसके भी विस्तार में नहीं जाना। हमें कहने का मतलब यह है कि 249 संख्याएं कैसे बनी। देखिए, कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्रों को उप नक्षत्रों में बांटा, मतलब एक एक नक्षत्र को 9 खंड कर दिया, और वो खंड यूँ ही नहीं कर दिया बराबर बराबर, जैसे उस समय नवमांश में 3 अंश 20 कला बराबर होता था। इसमें महादशा वर्षों के आधार
जैसे केतु का 7 ही वर्ष है तो 120 वर्ष में कितना होगा। तो इस तरह से शुक्र का 20 वर्ष है तो 120 वर्ष में डिग्री कला घट बढ़ जाएगा। और इस तरह से हर ग्रह को 9 उपनक्षत्रों में उन्होंने बांटा और 9 उपनक्षत्रों को, हर उपनक्षत्र को फिर 9 भागों में बांट के उपनक्षत्र बनाया। कहने का मतलब 27 नक्षत्रों को जब 9 उपनक्षत्रों में उन्होंने बांटा तो 27 गुणे 9 बराबर 243, 243। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे थे जो राशि विभाजन में 2 राशियों में पड़ जाते थे, जैसे कृतिका नक्षत्र का। कृतिका का 3 अंश 20 कला मेष राशि में है और 10 कला हाँ 10 कला इसमें है, 3 अंश 13 10 अंश वृष राशि में। इसी तरह से अन्य राशियों में है तो 6 बिंदु ऐसे आए कि 243 के बाद 6 पॉइंट और बढ़ गया 2 राशियों में जाने के नाते नक्षत्रों के। तो 249 उन्होंने इस वैज्ञानिक सोच के अंदर, वैज्ञानिक शोध के अनुसार बनाया, 249 संख्या कर दिया। लेकिन वो तो संख्या उन्होंने किया, लेकिन 27 गुणे 9 बराबर 243 और 243 को भी 9 भागों में बांटा तो 243 गुणे 9 हो जाता है 2187। मतलब 2187 भागों में 27 नक्षत्रों को बांट दिया। एक नक्षत्र को 9 भाग में बांटना, इसका मतलब 13 अंश 20 का लाख हो 1.5 अंश तक ले आए घटाकर, और उस 1.5 अंश को भी 9 भाग में बांट दिया 10-10 कला हो। इस तरह से सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए उन्होंने 4 स्टेप थ्योरी बनाया कृष्णमूर्ति जी ने, और 4 स्टेप थ्योरी के आधार पर, उनके नियमों के आधार पर अगर कोई फलादेश हम करते हैं तो 100% परफेक्ट लागू होता है। अपनी कुंडली, अपनी वीडियो में मैंने कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, कभी राशि के आधार पर, मात्र कोई ग्रह कहीं स्थित है उसके आधार पर, ग्रह केंद्र त्रिकोण में है उसके आधार पर कोई फलादेश हमारा कोई वीडियो नहीं है। हम भले विस्तृत हो जाए, भले आपको थोड़ा टफ पड़ जाए, लेकिन बार बार करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, बार बार एक ही बात पे वीडियो दी जाएगी, तर्क रखा जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे बहुत से दर्शक मित्र, हमारे मित्र विद्वान हो गए, ज्योतिष के ज्ञाता हो गए, क्लाइंट हैं उनके पास, ज्योतिष देख रहे हैं, देश विदेश के लोग हमसे जुड़े हैं और हमसे सेवा लेते हैं। तो मित्रों, मेरा मकसद ये नहीं है कि झूठ भर दिया जाए वीडियो में, हवाई कुछ नमक मिर्च लगा के, कुछ अतिशयोक्ति बोल करके ऐसा सुनाया जाए चटपटा कि हजारों लोग उसको देखें और यूट्यूब से मुझे उसको पैसा मिले। यही हो रहा है अक्सर। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। केपी सिस्टम में भी बहुत से विद्वान हुए हैं, उसमें हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहा है। सब घुमा के ही आ जाते हैं कि धन की बरसात होने वाली है, बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहा है, दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, शनि इस राशि से इस राशि में जा रहा है, 7.5 आने वाली है। ये सब बातें जितना कहा जाए उसके लाखों व्यूअर आते हैं। तो मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद आपकी सेवा से, आपके स्नेह से, आपके सहयोग से जो लोक कल्याण हो जाए, यही मेरा मकसद है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्तमान काल के लिए केपी ज्योतिष ही उपयुक्त है। केपी सिस्टम, केपी एस्ट्रोलॉजी हिंदी में देता हूँ, और उस काल में केपी ज्योतिष नहीं थी
5000 वर्ष पहले वैदिक पराशरी ज्योति थी, वो ऋषि प्रणीत थी। ऋषियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से उसको देख करके अनुभव करके किया था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके नियमों सिद्धांतों को हमने छोड़ दिया, उसको स्थूल कर दिया। उदाहरण के लिए आप लीजिए, अगर पंचांग आप उठा के देखिए तो उसमें लिखा है कि बृहस्पति आपका खराब चल रहा है, तो बृहस्पति का रत्न पहन लीजिए। शनि आपकी हानि कर रहा है, शनि का रत्न पहन लीजिए। सूर्य हानि कर रहा है, सूर्य का। मित्रों, आप जानते हो जो हानि करते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसका रत्न नहीं पहन। रत्न से तो बल बढ़ता है, मिनरल, टॉनिक, विटामिन ये दिया जाता है बल वर्धन के लिए। तो जो ग्रह हानि कर रहा है उसका रत्न नहीं धारण करना है, ये तो सिद्ध हो चुका है। इसी तरीके से मौत से भ्रांतियाँ हैं और आज भी हम उसी के पीछे जूझ रहे हैं, झूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि केपी ज्योतिष के तात्विक विमर्श का रहस्य समझते हुए आप अगर इसको संज्ञान में लेंगे तो निश्चित रूप से इसके द्वारा हुए फलादेश पर अमल करके आप अपना जीवन सुखी और आनंदित बना सकते हैं। आपको भौतिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा, शारीरिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा। ये ज्योतिष इतनी उत्तम है, इतनी कुशल है समस्या समाधान के लिए। इसमें आप जानते हो कि छठे घर को कहा जाता था रोग और शत्रु का। अरे छठा घर तो बड़ा खराब है, लेकिन कई वीडियो हमने दिया, आपने देखा है कि छठे घर के बिना नौकरी नहीं लग सकती, छठे घर के बिना धन का आगमन, छठे घर के बिना चुनाव में जीत नहीं हो सकती, छठे घर के बिना कोर्ट केस नहीं जीत सकते, छठे घर के बिना कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं जीती जा सकती। तो ऐसे ही महत्व है हर घरों का और ज्योतिष के हर केपी नियमों का। मैंने जो भी वीडियो दिया है फिर से एक बार चिंतन मनन करके लगभग 402 वीडियो से अधिक दे चुका हूँ। एक एक वीडियो को देखिए तो उसमें छिपे हुए रत्न को, उस ज्योतिष में के मंथन के बाद जो छिपा हुआ फलित रहस्य है, उसको जिस दिन आप आत्मसात कर लोगे, आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि ज्योतिष का समाधान अपने तरीके से या मेरे द्वारा या किसी कुशल ज्योतिषी द्वारा केपी नियमों के आधार पर करोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, लंबा हो गया है टॉपिक, लेकिन आज मेरे मन में था कि केपी सिस्टम पर एक तात्विक व्याख्या मैं दूं। संभवतः अपनी बात कहने में यथासंभव मैं सक्षम रहा हूं। फिर भी कभी समय मिला फिर बातें करेंगे और वीडियो को बंद करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।